नमस्कार दोस्तों। विश्व इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, वो वाली फ्रांस की क्रांति। तो 1789 या 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, उस समय अगर फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुछ ऐसी परिस्थितियां उपस्थित थी जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रारंभ करने में एक तरह से कहो कि कारण बने। और जो व्यवस्था थी, जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था के लिए पुरातन व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये इस समय फ्रांस में पुरातन व्यवस्था है। हालांकि पूरे यूरोप में ही थी पुरातन व्यवस्था, और फ्रांस से भी बदतर व्यवस्था थी। राजनीतिक दृष्टि से अगर इसकी बात करें कि किस तरह की पुरातन व्यवस्था थी, तो राजनीतिक दृष्टि से निरंकुश शासक, यानी कि राजा पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं, और नौकरशाह, इसके अलावा सेना। तो जो राजा है, निरंकुश शासक, वो कुछ अपने नौकरशाह, जिनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, उनकी और सेना की सहायता से शासन चलाता है। और आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो फ्रांस में उस समय मुख्य रूप से खेती होती थी। खेती होती थी लेकिन उत्पादन कम था, और जितना उत्पादन था उसके लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। तो जो उत्पादन हो रहा वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा अगर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो अभिजात वर्ग उस समय वहाँ उपस्थित था फ्रांस में, और परंपरागत रूप से या वंशानुगत रूप से उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, या कह लो कि बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। और इनके अलावा वहां पर क्या उपस्थित था? चर्च। चर्च की एक अपनी अलग ही दुनिया थी उस टाइम पे। ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। और ये 18वीं शताब्दी में जो इस तरह की व्यवस्था थी यूरोप में, उसको परंपरावादी व्यवस्था या परंपरावादी समाज कहा गया उस समय के यूरोपीय समाज को। ये जो व्यवस्था थी, जो यूरोप की जो व्यवस्था है, बता रहे कि परंपरावादी व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था, जिसमें निरंकुश शासक है और ब्यूरोक्रेसी है और सेना के दम पे राज चल रहा है, और किसानों, गरीबों, इनका कुछ कोई पूछ परख नहीं कर रहा है। इन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, एक या व्यक्ति पे कई सारे अलग अलग टैक्स लग रहे हैं। यानी कि राजा के टैक्स अलग लग रहे हैं, सामंतों के टैक्स अलग लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स अलग लग रहा है, चुंगी अलग लग रही है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको कहा जाता है कि इस व्यवस्था से पूरा यूरोप जर्जर हो गया है। अब जर्जर हो गया है तो वो टूट कर गिरेगा। कहाँ गिरेगा ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे लोग, और वो फाइनली कहाँ गिरा? फ्रांस में। और 1789 में इसके लगभग ये पूरी जो व्यवस्था थी, ये फ्रांस में एक तरह से कहो कि पूरी तरह से व्यवस्था धराशायी हुई। क्यों? क्योंकि फ्रांस में उसके लिए कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ अनुकूल परिस्थितियां बनी, जिससे फ्रांस में ये क्रांति प्रारंभ हुई। क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हो सकती थी, दूसरे देश में भी हो सकती थी, लेकिन फ्रांस में कुछ परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल बनी, इसलिए ये क्रांति फ्रांस से प्रारंभ हुई। और धीरे धीरे तो फिर उसका प्रभाव बढ़ता ही रहता है। तो हम इस क्रांति के लिए क्या क्या कारण थे ये देखेंगे कि इसके लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि जिससे फ्रांस में ये क्रांति हुई है, जिसको राज्य क्रांति बोलते हैं, और जिसने पूरी व्यवस्थाओं को बदल के रख दिया, राजनीतिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक व्यवस्थाओं को। तो हम इसमें एक एक देखेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही। हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति। और इस समय का जो फ्रांसीसी समाज था वो पुरातन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था वगैरह, सामाजिक व्यवस्था सब परंपरागत पुरातन थी। इसमें पहली चीज हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण। फ्रांस में जो राज व्यवस्था थी वो राजतंत्र व्यवस्था थी। राजत्व का देवी सिद्धांत चलता था, देवी सिद्धांत के आधार पर शासन चलता था, और राजा अपने आप को स्वयंभू मानता था, स्वेच्छाचारी होता था। और जब लुई 14वें का शासन था, लुई 14वां, 14, इसका शासन कहा जाता है कि निरंकुशता की पराकाष्ठा थी इस समय।
और जो लुई 14वां था उसका तो कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। अपनी इच्छा से वो कानून बनाता था और शक्ति का जो केंद्रीकरण था वो पूरा राजतंत्र के पक्ष में हो गया था। पूरा राजा में शक्तियाँ समाहित थी, जो राजा कह देता था वही होता था, वही कानून होता था। और उसी का स्टेटमेंट है लुई 14वें का कि मैं ही राज्य हूँ। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, कभी अगर आपसे पूछ ले कि मैं ही राज्य हूँ किसका स्टेटमेंट है, ये लुई 14वें का है। 1683 से लेकर 1715 तक शासन रहा है लुई 14वें का। समय याद रखना आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन राजतंत्र की पराकाष्ठा इस समय होती है और मैं ही राज्य हूँ, ये इसका कथन था। तो लुई 14वां तो इसने तो शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत कर लिया और एक मजबूत राजतंत्र स्थापित किया। लेकिन जब राजतंत्र मजबूत होता है तो उसको चलाने वाला जो व्यक्ति आता है, जो उत्तराधिकारी आता है, उसका भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर ऐसे ही एक शासक आ गए जो केंद्रीकृत राजतंत्री व्यवस्था या राजतंत्र है जिसमें पूरी शक्तियाँ समाहित है, फिर वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास तो शक्तियाँ है सारी, और अगर वही नालायक निकला, निकम्मा निकला है, तो पूरा शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसके बाद जो शासक हुए लुई 15वां और 16वां, ये कह सकते हो आपकी इतने योग्य नहीं थे। लुई 14वां तो फिर भी शासन व्यवस्था में योग्य माना जाता है कि ये पूरे शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत कर लिया, तो स्वाभाविक बात है कि कुछ तो दम है इसमें, भले ही वो डिक्टेटर है। तो लुई 15वें का शासन जब आता है तो लुई 15वां 1715 से लेकर 1774 तक उनका शासन रहता है लुई 15वें का। तो निष्क्रिय शासक एक तरह से इनको कह सकते हो, बिल्कुल निष्क्रिय शासक। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, राजकाज में, विलासी भोग विलास में ही मस्त रह रहे हैं। और इसी के समय में, लुई 15वें के समय में ही उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। दूसरे देशों की जो लड़ाइयों में बीच में टांग अड़ाने का काम लुई 15वें ने किया है। तो इससे क्या हुआ, दूसरे की लड़ाई में अगर भाग लोगे आप तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस की आर्थिक स्थिति में बहुत खतरनाक स्थिति से, मतलब उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई, बदतर स्थिति में पहुंच गई। इतना सब होने के बाद भी लुई 15वां, ये तो लुई 14वें का तो हम देख चुके हैं, अभी बात कर रहे हैं हम लुई 15वें की। आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी जो वर्साय का महल है फ्रांस में, जहाँ पे ये राजतंत्री लोग रहते हैं, राजा रानी वगैरह और इनका परिवार रहता है, ये वर्साय का महल फिर भी एक तरह से विलासिता का केंद्र बना हुआ था। और इतना निकम्मा था, नालायक था लुई 15वां, क्यों कहता है कि मेरे बाद तो प्रलय आएगा, तबाही आएगी मेरे बाद। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर चुके हैं हम, और बाद में जो शासक आएगा वो संभाल नहीं पाएगा इसको। इसके बाद आता है लुई 16वां, 15वें के बाद आता है लुई 16वां। जब क्रांति होती है उस समय शासक लुई 16वां है फ्रांस में, या कह सकते हो कि क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वें का शासन था, क्योंकि क्रांति के बाद निपटा दिए जाएंगे। ये भी एक नालायक कह सकते हो, अकर्मण्य, अयोग्य शासक और स्वेच्छाचारी, निरंकुश। और इसका एक स्टेटमेंट है लुई 16वें का कि ये चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मतलब क्या कह रहा है ये भी डिक्टेटर है, स्वेच्छाचारी है, कोई कंट्रोल नहीं है। और इससे भी बड़ी इसकी पत्नी एंटोनिएट। जब फ्रांस में आर्थिक स्थिति खराब हो गई, भूखमरी फैलने लगी, तो लोग प्रदर्शन कर रहे, जुलूस निकाल रहे कि हमें रोटी दो। तो लुई 16वें की पत्नी एंटोनिएट ये कह रहे कि अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो लोग, रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा रहे। अब उसे ये भी नहीं पता है कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो केक कैसे खाएगा। और रानी तो वो केक खा के दिन निकाल रही है। उसको ऐसा लगता है कि अगर रोटी नहीं है तो केक खाना चाहिए, और जब लोगों को रोटी, सूखी रोटी नहीं मिल रही तो केक कैसे खाएंगे। तो ये जो रानी एंटोनिएट, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था इस पर, लुई 16वें पर। और बहुत ही ये भी भोग विलासी रानी थी, ऐशो आराम पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे अपने नखरे पे, जबकि आर्थिक स्थिति फ्रांस की ठीक नहीं थी। ठीक तो क्या, बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। और शासन व्यवस्था तो पूरी तरह खत्म हो ही चुकी थी और नौकरशाहों पर निर्भर थी। और नौकरशाह कौन थे? जो परंपरागत, पिताजी मंत्री है तो उसका लड़का भी मंत्री बन गया, पिताजी सेनापति है तो उसका लड़का भी सेनापति बन गया। अब वंशानुगत नौकरशाह या जो
ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, उनमें समस्या ये आती है कि उनके प्रशिक्षण का, योग्यताओं का कोई पैमाना तो होता नहीं है, ना प्रशिक्षण के कोई नियम थे। पिताजी मुनीम है तो लड़का भी मुनीम बन गया, पिताजी मंत्री है तो लड़का भी मंत्री बन गया। तो इस तरह से इनकी कोई ट्रेनिंग का भी कोई सिस्टम नहीं था, कोई नियम ही नहीं थे कि आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके बाद आप सिस्टम में आओगे। तो इस प्रकार कंट्रोल करने वाली कोई भी संस्था, बॉडी उस समय फ्रांस में उपस्थित नहीं थी कि कोई राजा को कंट्रोल कर सके या ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कर सके, नौकरशाहों को कंट्रोल करे या कोई ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था करे, प्रशिक्षण करे। और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने हाल में मस्त। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का जो लेवल होता है, जो राजनीति में जिनका दखल अंदाजी रहती है, वो तो आराम से रहते हैं। दिक्कत किसे आती है? जो ग्राउंड पे जो किसान है, मजदूर है, या जो कलाकार टाइप के लोग हैं, शिल्पकार, बढ़ई, मूर्तिकार, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको दिक्कत आनी है। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी पूरी तरह से भ्रष्ट, निरंकुश, शोषणकारी, निष्क्रिय, और कानून के नाम पे जो राजा कह देता था वही कानून था। इसके अलावा पूरे फ्रांस में अलग अलग कानून भी अलग अलग थे कि राजा का कानून तो है ही सही, इसके बाद इस क्षेत्र का ये सामंत है तो इसका अलग कानून है, उस सामंत के अंदर अगर छोटे छोटे कोई अधिकारी लोग हैं तो उनके अलग कानून है। तो वो किसान और जो मजदूर जो थे बिल्कुल ग्राउंड पे, जो गरीब थे ऑलरेडी, वो सबको अलग अलग टैक्स दे रहे हैं। राजा को अलग टैक्स दे रहे, सामंत को अलग टैक्स दे रहे, सामंत के अंडर में अगर उप सामंत है उसको अलग टैक्स दे रहे, उसके अधिकारी है उनको अलग टैक्स दे रहे, तो उनका जीवन टैक्स देने में ही जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी व्यवस्था खराब है, जगह जगह चुंगी लग रही। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सामंत है, हर सामंत कहता है कि मेरे राज्य में आप लेके आ रहे हो, मेरे क्षेत्र में लेके आ रहे हो तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, परिवहन का टैक्स, माल बेचने का टैक्स, विक्रय कर वगैरह, जो भी जितने भी कर थे, हर छोटे छोटे सामंती राज्यों में अलग अलग टैक्स लग रहे थे। तो इस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में कहा जाता है कि फ्रांस में बुरी व्यवस्था नहीं थी। दरअसल फ्रांस में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बुरी व्यवस्था, अगर फ्रांस में कोई व्यवस्था होगी तो बुरी होगी ना। फ्रांस में तो व्यवस्था ही नहीं है तो बुरी कैसे होगी? मतलब कि सिस्टम ही नहीं है, कुछ कोई राजनीतिक व्यवस्था है ही नहीं, तो उसको भला बुरा तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। ये इस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। और दूसरा, अगर इसमें आप कारण देखेंगे तो जो मेन कारण आता है वो आता है सामाजिक कारण, जो सामाजिक परिस्थितियां उस टाइम पे कैसी थी। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कह लो या सामाजिक परिस्थितियां कह लो, एक ही बात है। तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इस समय फ्रांस में दो वर्ग थे। एक तरह से मोटे मोटे वर्गों में वर्ग आएंगे, लेकिन मोटे मोटे दो वर्ग थे। एक था जिसके पास स्पेशल राइट थे, विशेषाधिकार थे, और दूसरा ऐसा वर्ग था जिसके पास कोई अधिकार नहीं थे। और ये तो अधिकारों की बात हो गई। इस समय अगर फ्रांस के समाज की अगर बात करें तो स्टेट्स थे, मतलब वर्ग, वो तीन भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था जिसमें आते थे पादरी, जो चर्च वगैरह हमने पहले भी देखे धार्मिक आंदोलन वगैरह में कि चर्च की अलग ही दुनिया चलती है पूरी। तो फर्स्ट स्टेट में आता है पादरी। तो हम सामाजिक व्यवस्था में तीन वर्ग देखेंगे, तीन वर्ग या तीन स्टेट्स, जिसमें से पहला है पादरी। दूसरा जो स्टेट है उसमें कुलीन वर्ग आते हैं, अभिजात वर्ग जिसको बोलते हैं। तो दूसरे वर्ग में आएंगे आपके कुलीन, और तीसरे में कौन आएगा? एक ही वर्ग बचा है, सामान्य लोग। तो इसमें जनसाधारण आएगा, आम लोग कह सकते हो या जनसाधारण कह लो। पहला वर्ग आएगा पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा आम लोग, साधारण जनसाधारण वर्ग। इन सब में जो कुलीन वर्ग है और जो पादरी वर्ग है उसको स्पेशल राइट मिला हुआ था, जबकि जो आम लोग थे इनके पास कोई अधिकार नहीं था। जब यह अपने अपन ने अभी बात करी ना हमने कि एक वर्ग जिसके पास विशेषाधिकार था और एक जिसके पास विशेषाधिकार नहीं था, तो जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है पादरी और कुलीन, इनके पास विशेषाधिकार थे। विशेषाधिकार कैसे? जैसे टैक्स नहीं देना, सीधा कहीं पे भी एक्सेस हो जाना, कुछ अगर कानून का उल्लंघन किया तो अलग कोर्ट में उनकी सुनवाई होना। और अब बाकी कानून आम लोगों के लिए तो चलते ही है। आज भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए अलग ही कानून चलते हैं, जबकि नाम के लिए कानून सबके लिए एक जैसे होते हैं। फिर भी हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति की कोई अलग प्रक्रिया है,
बड़े नेता लोगों की अलग प्रक्रिया है, उनको छूट जाते हैं, जमानत मिल जाती है, तो ऐसा इनमें भी है, उस समय भी चल रहा था। तो इन तीनों वर्गों को, जो पादरी, कुलीन और जनसाधारण वर्ग है, इनको हम थोड़ा सा विस्तार से देखें, क्योंकि सामाजिक कारण एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति में। तो पहला स्टेट कौन सा था? प्रथम स्टेट कह लो इसको। इसमें कौन है? पादरी। अब पादरी वर्ग भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक उच्च पादरी और निम्न पादरी। और धार्मिक आंदोलन में हमने देखा है कि जो उच्च पादरी थे, जो उच्च धार्मिक अधिकारी थे, वो पदों को खरीद लेते थे पैसे दे करके। तो जो पैसे वाले व्यक्ति है वो उच्च वर्गों पे उन पदों को खरीद कर पद पर आसीन हो जाते थे। क्यों? क्योंकि चर्च के पास पैसा बहुत है, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। मतलब चौथा पांचवा हिस्सा, अगर किसी देश के पास जो हिस्सा होता है उसका चौथा पांचवा हिस्सा लगभग चर्च के पास रहता था। टैक्स अलग से लेते थे, जब चाहे तब अलग से टैक्स दे देते थे। तो जो उच्च वर्ग का पादरी वर्ग था, इनके पास अपार धन था और विशेषाधिकार भी बहुत ज़्यादा थे। जबकि जो निम्न पादरी वर्ग था, जो साधारण पादरी वर्ग था, जो धार्मिक कार्य करवाते थे, उनके पास विशेषाधिकार नहीं थे। इसलिए फ्रांस की क्रांति में जो निम्न पादरी वर्ग है, जो छोटी चर्च के पादरी, वो भी क्रांति के समर्थन में रहते हैं। तो जो उच्च पादरी वर्ग है वो, उनके पास देश की जमीन तो रहती ही है, लगभग एक चौथाई या एक पांचवा भाग जमीन किसी राज्य का इनके पास रहता है। प्रथम स्टेट के जो पादरी है या उच्च पादरी, प्रथम स्टेट में तो दोनों पादरी आएंगे, लेकिन इसमें जो उच्च पादरी वर्ग है, इसके पास क्या है? तो राज्य की 1/5 या 1/4 दोनों मिलती है आपको। धार्मिक आंदोलन अगर आप पढ़ोगे तो एक चौथाई भाग देते हैं उसमें। फ्रांस की क्रांति अगर आप पढ़ोगे तो पांचवा हिस्सा बताते हैं उसमें, तो लगभग चौथा पांचवा हिस्सा कम नहीं होता है। इतनी जमीन इनके पास रहती है, राज्य की एक चौथाई भूमि इनके पास रहती थी। इसके अलावा ये टैक्स लेते थे, टाइथ नाम का एक टैक्स वसूल करते थे यही पादरी वर्ग। टाइथ या टीथे जो भी कुछ बोले, क्योंकि हिंदी में तो कुछ भी हो सकता है। तो टाइथ नाम का ये टैक्स लेते थे। तो ये जो टैक्स ये वसूल कर रहे हैं और उनकी जमीन इनके पास है, इससे भी कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू इनको मिलता ही होगा। इससे क्या होता था? ये जो उच्च पादरी वर्ग है, इनके पास अथाह संपत्ति इकट्ठी हो गई, और इस संपत्ति का प्रयोग ये अपने ऐशो आराम अय्याशी के लिए, विलासी जीवन के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनको एक छूट मिली हुई कि इनके पास किसी इनके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लग रहा है। ये वर्ग टैक्स तो वसूल कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ये कर मुक्त है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक, विलासी। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो निम्न पादरी वर्ग है, ये तो उच्च पादरी वर्ग है, दूसरी तरफ निम्न पादरी वर्ग भी है, जो जो आपके धार्मिक कार्य, कर्मकांड है, उनका संपादन करवा रहे हैं। और यूं कह लो कि सादा जीवन जीते, आम लोगों की तरह ईमानदार जीवन जीते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, उनसे जो मिलता है उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक इसमें उच्च पादरी और निम्न पादरी, ये भी दो वर्ग हो गए। तो ये जो निम्न पादरी वर्ग है, उच्च पादरी वर्ग निम्न पादरी वर्ग का भी शोषण करते हैं। फ्रूट ऑफ दी फर्स्ट ईयर, और इस तरह से टैक्स हमने धार्मिक आंदोलन में देखे हैं, पीटर स्पेंस और ये। तो इन नीचे वालों का भी शोषण कर रहे हैं उच्च पादरी वर्ग, जो उच्च धर्माधिकारी है। जो निम्न पादरी वर्ग है, ये भी क्रांति को अपना समर्थन देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमें काम तो जो नीचे का जो तबका है, जनसाधारण वर्ग है, उनके साथ ही करना है, उन्हीं से अपना पेट पल रहा है। और जो जितना भी पैसा आ रहा है, जो राज्य से जमीन का जो राजस्व उनको मिल रहा है, एक चौथाई, 1/5 भाग, और टाइट टैक्स ले रहे हैं, वो तो सब उच्चाधिकारियों के पास जा रहा है, उच्च धर्माधिकारी या पादरी वर्ग चर्च के पास जा रहा है। इनको नीचे वालों को कुछ मिल नहीं रहा है। जब इनको पता है कि अपने को उच्च पादरियों से कुछ नहीं मिलना है, हमें जो निम्न वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, इन्हीं के साथ रहना है, तो फिर क्रांति का समर्थन करना ही चाहिए। तो जो निम्न पादरी वर्ग है, उन्होंने भी क्रांति का समर्थन किया। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट है, उसमें आते हैं कुलीन वर्ग। जो दूसरा स्टेट है,
इसमें आता है कुलीन वर्ग। कौन आते हैं कुलीन वर्ग? तो इसमें जैसे चर्च में पादरी तो होते ही है, उनके अलावा कुछ धार्मिक अधिकारी होते हैं, तो वो धर्माधिकारी, न्यायालय में जज वगैरह हुए, इसके अलावा जो सेना में अधिकारी होते हैं या और भी कोई प्रशासनिक विभाग होते हैं, तो उनमें नियुक्ति इन लोगों की होती है, जिन लोगों की जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जिनको द्वितीय स्टेट कहा जाता है, सेकंड स्टेट। इससे इस वर्ग के लोगों की नियुक्ति इन क्षेत्रों में होती है, जो इस इनमें नियुक्त होते हैं, सेना, चर्च, न्यायालय वगैरह। हालांकि सिस्टम तो वंशानुगत है, तो बाहर वाला तो आने की संभावना न के बराबर है। तो यही लोग इसमें रहेंगे, जो पहले है उनके बच्चे ही हो जाएंगे वापस, वही वापस अधिकारी, सेना, चर्च, न्यायालय, इनमें उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती है और उसे एतदा कहा जाता है। फ्रांसीसी शब्द है, समझ में तो नहीं आएंगे, पढ़ लेना, याद रख लेना। तो एतदा के रूप में इनकी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती थी। और ये जो अधिकारी होते हैं, जो सेना, चर्च, न्यायालय, ये किसानों से अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूलते हैं। यानी कि सेना का अधिकारी अलग वसूल रहा है, हमने अभी बात करी है, चर्च अलग वसूल कर रहा है, न्यायालय अलग वसूल कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी अलग वसूल कर रहा है। चार तरह के प्रशासनिक अधिकारी, चारों अलग अलग टैक्स ले रहे हैं अपने अपने, इनके अपने अपने कानून भी अलग ही चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये किसानों का शोषण करते हैं। और लुई 14 के समय में इन ये जो कुलीन वर्ग है, इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था, एक तरह से सीमित कर दिया था। लेकिन लुई 15 और 16 के समय में वापस वही मैं ही राज्य हूँ, जो मैं कहता हूँ वही कानून है। तो इनके टाइम पे वापस इन अधिकारों को पुनः उन जो कुलीन वर्ग था उनको फिर से ये अधिकार मिल गए। और कुलीन वर्ग भी अलग अलग डिवाइड थे, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा है वो उच्च हो गए, जिनकी आर्थिक स्थिति कम है वो निम्न कुलीन वर्ग हो गया। और इनमें भी रहता ना कि एक अमीर आदमी दूसरे कम अमीर आदमी से नफरत करता है, तो इस टाइप से यहाँ भी चल रहा है। इसके अलावा एक था तीसरा स्टेट, और सबसे ज़्यादा शोषण हुआ इसी का, सबसे ज़्यादा क्या शोषण ही इसी का हुआ है, तृतीय स्टेट का ही। और तृतीय स्टेट में कौन आएगा? जनसाधारण वर्ग। तो तीसरा है तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट, जिसमें आएगा जनसाधारण या आम लोग। ये तृतीय स्टेट में आएंगे, तीसरे स्टेट में आएंगे। इनके पास किसी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं है। आप पैदा हुए, आपने मेहनत मजदूरी की, खाए, मर गए, बस काफ़ी है। कोई इनके पास राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस वर्ग में कहा जाए तो ज़्यादातर जो जनता थी, ज़्यादातर समाज था, इसी में था। किसान, मजदूर, व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिल्पकार, ये सारे लोग इसी में आते हैं। और अब स्वाभाविक बात है कि किसान, मजदूर, व्यापारी सब है इसमें, तो इनमें भी असमानता तो रहेगी। तो इस वर्ग में असमानता तो है ही सही, आर्थिक असमानता तो है ही सही, इसके अलावा सामाजिक असमानता भी है। तो इनमें सभी वर्ग की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन समस्याएं किसके विरुद्ध थी? प्रथम और द्वितीय स्टेट के विरुद्ध। अब जब आपका दोनों का शत्रु एक ही है, तो मतलब आप सब दोस्त। इसलिए सारे लोग जो जनसाधारण लोग हैं, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिल्पकार, ये सारे एक साथ हो जाते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर संख्या की बात करें तो किसानों की संख्या थी। हमने पहले ही देखा है कि कृषि की प्रधानता थी, और सबसे ज़्यादा खराब हालत भी किसानों की ही थी। किसानों को राज्य, चर्च और जो जमींदार, सामंत, अलग अलग अधिकारी, इन सबको अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते थे। इसके अलावा सामंतों के अत्याचार अलग ही लेवल पे थे। और जो मध्यम वर्ग था, जिसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, जो साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कलाकार, कर्मचारी, लेखक, चित्रकार, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये मध्यम वर्ग में थे। इनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक ठाक थी। क्यों? क्योंकि सब काम कर रहे थे, कोई व्यापारी था, कोई साहूकार था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो आर्थिक स्थिति तो इनकी ठीक है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक इनके पास अधिकार नहीं थे, खासकर सामाजिक अधिकार। और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको राजनीतिक अधिकार चाहिए, कुछ ऐसे थे जो जैसे कुलीनों के व्यवहार से दुखी थे,
या उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और जैसे पादरी, तो ये क्या है कि इनसे नफरत करते थे। कौन? जो ये नए जो पैसे वाले बने, जो साहूकार व्यापारी, क्योंकि इससे पहले व्यापार वगैरह का इनका इतना वो महत्व था नहीं। जब व्यापारिक व्यवस्थाएं बढ़ी पुनर्जागरण के बाद ही ये सब कुछ चालू हुआ ठीक से। तो नए नए धनाढ्य लोग आए और कला संस्कृति वगैरह इनको इन्होंने प्रमोट करना प्रारंभ किया। पहले तो क्या है कि सारी चीज़ें चर्च ही देखता था, अब ये लोग भी करने लग गए, व्यापारी वगैरह। और जो कलाकार थे, साहूकार थे, जिनके पास व्यापार वगैरह से पैसा हो गया था, तो ये भी इन कला वगैरह को इनको महत्व देने लग गए थे। तो जो पादरी वर्ग था, ये पादरी और जो कुलीन वर्ग है, ये जो नया मध्यम वर्ग आया है, जो बुर्जुआ वर्ग जिसको बोलते हैं, इनके प्रति घृणा करता था, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और मध्यम वर्ग जो था उसकी कुछ आर्थिक शिकायतें भी थी, क्योंकि जब व्यवसाय चालू हुआ तो उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ। और पैसा इकट्ठा हुआ तो स्वाभाविक बात है कि जिसके पास पैसा होता है वो व्यापार और बढ़ाना चाहता है। तो उस समय जो फ्रांस में जो व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उससे व्यापार में बहुत सारे प्रतिबंध होते थे। और जगह जगह उनके टैक्स भी अलग थे, माल को ट्रांसपोर्ट करने के टैक्स, बिक्री के टैक्स अलग, इस सामंत का टैक्स अलग, दूसरे सामंत के क्षेत्र में जा रहे उसका टैक्स अलग। तो जो ये व्यापारी वर्ग था, ये इन चीज़ों से परेशान था। और फ्रांस की जो क्रांति हुई है, ये क्रांति मेन मुख्य रूप से ऐसी ही थी कि एक तरफ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे और दूसरी तरफ ये आर्थिक रूप से जो नया वर्ग आया, बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग आया। तो एक व्यक्ति, एक ग्रुप वो था जिसके पास राजनीतिक ताकत, और दूसरा ग्रुप वो था जिसके पास आर्थिक ताकत, क्योंकि इनके पास पैसा था। उनके पास पैसे की कमी, हम देख ही चुके हैं कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लेकिन जिसके पास पैसा है उसके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। तो जिसके पास पैसा है वो चाहता है कि मुझे राजनीतिक शक्ति मिले। तो इस तरह से जो फ्रांस की क्रांति हुई है, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों की लड़ाई कह सकते हो आप। तो इस तरह से जो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, वो सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक प्रकार से संघर्ष कह सकते हो आप। आर्थिक परिस्थितियों की अगर बात करें, तीसरा इसमें आर्थिक कारण। तो पीछे भी हमने देखा है कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और ये हालत हो गई है कि फ्रांस दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया है। इतना होने के बाद भी फ्रांस में फिजूल खर्ची, राजाओं पर होने वाली जो विलासिता के खर्चे, ये रोके नहीं गए, इन पर कंट्रोल नहीं किया गया, बढ़ते ही गए। और लुई 14 का अगर शासन देखेंगे आप, तो उसका जीवन ज़्यादातर युद्धों में ही गया है। इस देश के साथ इन दो देशों का युद्ध हो रहा है, बीच में घुस जाता था। इन दो देशों का युद्ध हो रहा है, बीच में घुस जाता था। जहाँ उसको लगता था कि मेरे दुश्मन की किसी से लड़ाई हो रही है, तो सामने वाले के पक्ष में जाकर लड़ने लग जाता था। अगर लुई 15वें का अगर देखोगे तो वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। और अगर लुई 16वें को देखोगे तो वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। और जब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ था। और अंग्रेज और फ्रांसीसी तो हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, भले ही वो विश्व युद्धों में साथ में लड़े, लेकिन दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी है। तो जब अमेरिका ने इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करी, तो फ्रांस ने उनका समर्थन किया, बहुत सारा उसमें धन खर्च किया, अपनी सेनाएं भेजी, शस्त्र भेजे। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस की आर्थिक स्थिति लगभग लगभग खत्म होने जैसी हो गई। और फ्रांस के पास एक तो आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही चुकी है, इसके बाद भी जो लुई 16वें है और उनकी पत्नी है और उनका जो राज परिवार है, उन पर, उनकी विलासिता पर इतना खर्च किया जा रहा है कि एक तरह से जो उनका वर्साय का जो महल है, उसको राजकोष की लूटपाट का साधन बना दिया उन्होंने। और आर्थिक स्थिति तो खराब है ही, फिर संपन्न वर्ग पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और जो किसान था, जो गरीब किसान वर्ग और मजदूर वर्ग था, जो आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर है, सबसे गरीब है, वो ही एकमात्र उसमें टैक्स पेयर है फ्रांस का। जिसके पास पैसा है वो टैक्स से मुक्त है, कर मुक्त है, उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो बिल्कुल गरीबी की स्थिति में है, किसान मजदूर,
या मजदूरों की बजाय किसानों पर ही, सिर्फ किसान पर एकमात्र फ्रांस में करदाता था किसान। और फ्रांस में स्थिति ये हो गई कि फ्रांस में सरकार आय के अनुसार खर्च नहीं करती थी, जितना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से आय निर्धारित करती थी। मतलब अपने यहाँ क्या होता है जनरली, सब अपने यहाँ क्या पूरी जितनी भी सरकारें चलती है कि उनके पास बजट आता है, बजट संसद में पेश करते हैं कि हमारे पास इतना रुपया है और हम इस जगह ये खर्च करेंगे। फ्रांस में स्थिति ये थी कि वहाँ की सरकार कहती थी कि इतना इतना हमें खर्चा करना है या इस बार, तो इतना हमें टैक्स चाहिए। मतलब कि आय के हिसाब से खर्चा नहीं हो रहा है, खर्च के हिसाब से इनकम के सोर्स देखे जा रहे हैं कि हमारा इस बार इस साल इतना खर्चा है तो हमें इतना टैक्स चाहिएगा। और इस हालत में पहुंच गया फ्रांस की, उसने जो विदेशों से कर्ज ले रखा था, वो कर्ज तो छोड़िए, वो साल भर साल जो हर साल जो ब्याज दिया जाता है वो ब्याज देने की स्थिति में भी नहीं है। यानी कि मूलधन तो भूल ही जाओ आप। मतलब इतनी खराब आर्थिक स्थिति में फ्रांस पहुंच गया कि मूलधन तो आप लेना भूल ही जाइए, आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। ये हालत हो गई फ्रांस की, मतलब दिवालिया हो गया एक तरह से। और जब लुई सोल्वे का शासन था तो कुछ वित्तीय सलाहकारों को जो आर्थिक संकट था उसको दूर करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए, कुछ आर्थिक जो सलाहकार होते, वित्तीय सलाहकार या विशेषज्ञ होते, उनको बुलाया गया, जैसे नेकर, तुर्गो, ये अर्थशास्त्री प्रकार टाइप के लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो सलाह दी कि आप ये ऐसा करिए तो आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, तो इनके जो सुधार प्रयास थे उनको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग था वो अपने ऊपर टैक्स लगाना स्वीकार ही नहीं कर रहा था, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। यानी कि जो अर्थशास्त्रियों ने जिनको बुलाया गया उन्होंने कहा है कि जिनके पास पैसा है उन पर टैक्स लगाया जाए, तो इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब जो सुधार लागू करना है वो वही व्यक्ति थे जिनके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर टैक्स लगाना कैसे स्वीकार कर लेगा? तो जो इस व्यवस्था को लागू करने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार कर दिया कि हम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमारे पास तो विशेषाधिकार है। तो जो ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, इनके विशेषाधिकारों का के उन्मूलन के लिए एक तरह से कानून पारित करने की के प्रयास किए गए कि ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है इनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए या कम किया जाए। तो इसके लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए और इसमें बैठकर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। तो 1789 में स्टेट जनरल की बैठक हुई और इसी के साथ माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई। तो एक आर्थिक कारण भी फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। इसके अलावा जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसमें जो हमने तीन मुख्य कारण देखे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण। इसके अलावा माना जाता है कि उस समय फ्रांस में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, इन्होंने जो क्रांति हुई है उसे प्रेरित किया या उकसाया लोगों को क्रांति के लिए। तो फ्रांस की क्रांति से अक्सर परीक्षाओं में इन विचारकों से भी प्रश्न आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें चौथा पॉइंट के रूप में हम देख लेंगे कि चौथे कारण के रूप में हम देख लेंगे दार्शनिक। दार्शनिक कह लो या विचारक कह लो या बुद्धिजीवी वर्ग कह लो, इन्होंने इनके विचारों को समाज में प्रसारित करके क्रांति को एक तरह से उकसाया, आप ऐसा कह सकते हो। हालांकि इस पर बहुत ही डिबेट है, लोगों में मतभेद है कि विचारकों ने, जो दार्शनिक लोग थे, इन्होंने क्रांति में अपना योगदान दिया या न दिया। तो उस विवाद में हमें तो नहीं जाना है, हमें तो ये जाना है, देखना है कि किस विचारक, जो दार्शनिक विचारक वगैरह थे, इन्होंने क्या किया है, इनका बैकग्राउंड वगैरह इस टाइप से कि इनकी कुछ किताबें वगैरह, इनका दर्शन कैसा है, हमें ये चीज़ देखना है। क्योंकि हमारी परीक्षा में ये आता है, ये नहीं पूछेगा कि उनने किया है कि नहीं किया है। और ये प्रश्न आया भी गा तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आता है, तो उसमें तो फिर आपको प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण दार्शनिक या जो विचारक है, पहला नाम आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू
1689 से 1755 ईस्वी तक रहे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से जमाइए, समय भी आपको ध्यान थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें जो इन्होंने देवी सिद्धांत जो होता है राजत्व का देवी सिद्धांत, उसका खंडन किया है। और जो फ्रांस में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जो संस्थाएं काम कर रही है, जो विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाएं है, राजा के पास ये सारी शक्तियां है, इसका इन्होंने विरोध किया है और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है इन्होंने। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू की है। और द स्पिरिट ऑफ लॉ, यह मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं कि द स्पिरिट लॉ ऑफ लॉ किसकी बुक है। तो इसमें उन्होंने देवी सिद्धांत, जो राजत्व का देवी सिद्धांत है, उसका खंडन किया है और शक्ति का पृथक्करण दिया है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ये भी ध्यान रखना है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट लॉ ऑफ लॉ बुक किसकी है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की है। और मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया है, इसके माध्यम से जो फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था थी उस पर चोट की। तो ये स्पिरिट ऑफ लॉ ध्यान रखना है। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं वाल्टेयर। वाल्टेयर, इनका समय है 1694 से 1778 तक। और इनकी जो पुस्तक है वह है एदीप तथा खत, ये इनकी पुस्तक है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटेन में जो उस समय राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और वैचारिक स्वतंत्रता, ये जो व्यवस्था उस समय ब्रिटेन में चल रही थी, उसका एक तरह से चित्रण प्रस्तुत किया है। और वाल्टेयर ने चर्च के जो भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में भी लिखा है। और इसी क्रम में इसी बात को उन्होंने अपने एक कह सकते हो कि सेंटेंस के रूप में उन्होंने बताया कि अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं है, एक ही ईसाई था और उसको भी सूली पे चढ़ा दिया गया है। और उनका एक और कथन है कि कुख्यात और बदनाम चीज़ों को कुचल दो। तो वाल्टेयर ने इंग्लैंड के संवैधानिक जो राजतंत्र उस समय चल रहा था, उस तरह का संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस के शासन में स्थापित करने के लिए एक तरह से अपने लेखन में लिखा है। जिस तरह से इंग्लैंड में जो उदार राजतंत्र है, ऐसा राजतंत्र फ्रांस में होना चाहिए। यानी कि राजतंत्र का तो समर्थन किया उन्होंने, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। और उनका मानना था कि 100 चूहों की जगह एक शेर या सिंह का शासन होना बेहतर है। मतलब कि मैं एक सिंह का शासन पसंद करूंगा बजाय 100 चूहों के शासन के। तो यानी कि जो फ्रांस में जो शासन व्यवस्था चल रही थी, सब बटी हुई थी, सब खींचातान चल रही थी। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति की बात तो नहीं कर रहा है वाल्टेयर, सीधे सीधे की क्रांति होनी चाहिए, लेकिन उदार राजतंत्र और वैचारिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो ये मानते हैं कि इनका भी फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान है। एक और व्यक्ति आते हैं रूसो, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये भी। इनकी पुस्तक है रूसोनी, रूसो की ही पुस्तक है रूसोनी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली, ये इनकी किताबें हैं। और इनका कथन जो अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसका है? रूसो का कथन है। और रूसो का ही विचार था कि जो शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित होना चाहिए। अब जैसे अपने यहाँ की अगर शासन व्यवस्था देखो, तो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसमें संविधान का स्रोत किसे कहा गया है? जनता को कहा गया है कि हम भारत के लोग। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो जनता से होती है कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न राष्ट्र बनाने वाले हैं। बनाने के लिए पूरी प्रियम्बल है, आपको पढ़ना चाहिए। तो उसमें शक्ति का स्रोत जनता को माना गया है। इसी तरह
रूसो भी कहता है कि जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, तो जो क्रांति के टाइम पे फ्रांस में एक नारा चलता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, ये रूसो के विचारों से प्रभावित माना जाता है। और रूसो की वैल्यू कितनी है फ्रांस की क्रांति में, इसके बारे में नेपोलियन कहता है कि अगर रूसो नहीं होते तो शायद फ्रांस में क्रांति ही नहीं होती। इतना मतलब रूसो की विचारों को इतना महत्व दिया गया फ्रांस की क्रांति में। भले इनका सीधा फ्रांस की क्रांति में योगदान न रहा हो, लेकिन इनके विचारों ने लोगों को जागृत किया है। इसके अलावा दीदरो, जिन्होंने जो फ्रांसीसी शासन की बुराइयां और चर्च की भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए और जो सामाजिक रूप से असमानता थी उसको उजागर किया, तो एक ये व्यक्ति भी आप ध्यान रख सकते हो दीदरो का। 1713 से लेके 84 तक इनका समय है। इसके अलावा भी कुछ जो आर्थिक विचारक थे, उनका एक ग्रुप था जिसको फिजियोक्रांत बोलते हैं। फिजियोक्रांत, फिजियोक्रांत ये जो आर्थिक विचारक थे, जो अर्थशास्त्र की समझ रखते थे, उन लोगों का एक तरह से एक ग्रुप था। और इसमें जैसे तुर्गो, मिराम्बो, क्वेंसने, इस टाइप के लोग थे। क्वेंसने जो था वो तो कहता था कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति के ये 4 कारण हमने देखे: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिकों का योगदान। इसके बाद आता है कि तत्कालिक कारण। ये तो क्रांति का बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, क्रांति का माहौल तैयार कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि क्रांति हुई क्यों, अचानक कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण क्रांति हुई है। तो जो तात्कालिक कारण में हम देखते हैं उसमें जो लुई सोलवे का काल था, तब तक आते आते फ्रांस की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी थी, हम पीछे देख चुके हैं। और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों को बुलाया गया, उनकी मदद ली गई, जैसे तुर्गो, नेकर और कोलोन, ये कुछ अर्थशास्त्री थे। तो कोलोन ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया, जिसको कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अब कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया तो एक अंतिम उपाय बचा था कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए। और ये बैठक 1789 में जब हुई, तब इससे पहले 175 साल पहले हुई थी, मतलब 175 साल बाद ये बैठक हो रही है। और जब ये पता चला कि स्टेट जनरल की बैठक होगी तो सभी वर्ग को एक उम्मीद जागी कि अब एक नया कानून बनेगा और सबको समान अधिकार मिलने की एक उम्मीद मिली। तो इसमें सभी वर्ग को एक उत्साह हुआ है, सभी वर्गों में उत्साह फैला, उम्मीद जागी उनको कि वे कुछ अच्छे कानून बना पाएंगे, क्योंकि स्टेट जनरल की बैठक में सभी वर्ग आते हैं, सभी का उसमें भागीदारी होती है, सभी योगदान देते हैं। कुलीन चाह रहे थे कि उनके जो विशेषाधिकार खत्म हो गए वापस ले लेंगे, व्यापारी चाह रहे थे कि उनके हिसाब से कुछ नीतियाँ बनवाएंगे, और किसान को आशा थी कि वो जो सामंत के जो कानून थे, अत्याचारी कानून, और उनके जो विशेषाधिकार थे उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, क्योंकि बैठक में सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन स्टेट जनरल के अधिवेशन में मताधिकार का जो मुद्दा आया, तो उसमें जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट मतलब जो मध्यम वर्ग था, जिसमें किसान, व्यापारी, बुद्धिजीवी थे, इनका अन्य स्टेट से विवाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब 3 स्टेट थे तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेट का एक एक मत होता था। तो ये ऊपर वाले तो दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि पादरी लोग और जो उच्च लोग थे, अधिकारी, कर्मचारी, न्यायाधीश वगैरह और सेनापति, ये तो आपस में मिले, क्योंकि इनके पास तो विशेषाधिकार था। बचा हुआ ये जन सामान्य का वर्ग, ये अकेला पड़ गया। जबकि संख्या में अगर देखा जाए तो ये तृतीय वर्ग जो था, जन सामान्य लोगों का जो तीसरा वर्ग था, ये जनसंख्या में ज़्यादा है और ये संख्या में कम है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट कितना हो जाता है? 2, क्योंकि एक वर्ग का एक वोट माना गया। इनके पास तो 2 वोट है, इनके पास एक ही वोट है। तो देखा जाए तो ये हार रहे हैं, इनका जो है मत मूल्य कम हो रहा है और इनका ज़्यादा है। तो जो थर्ड स्टेट था ये चाहता है कि सब साथ में बैठे और आपसी सहमति से या बहुमत से कोई निर्णय ले, मतलब कि इसमें आपके एक एक वर्ग का एक एक वोट ना हो, सभी साथ में बैठे और सभी वोट डाले और कोई किसी निर्णय पर पहुंचे कि हमें क्या करना है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि ये
संख्या इनकी ज़्यादा थी, बहुमत इनका ज़्यादा। अगर संख्या के हिसाब से देखें और वर्ग के हिसाब से देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का ज़्यादा था। जो थर्ड स्टेट था, इसने स्टेट जनरल की जो बैठक प्रारंभ हुई थी उसका बहिष्कार कर दिया और अपने आप को राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया। और जहाँ पर ये स्टेट जनरल की बैठक हो रही थी उसी के पास में टेनिस कोर्ट है, वहाँ पर अपनी सभा बुलाई। और 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने घोषित किया कि हम सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता तब तक हम एक साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा। तो जो लुई 16वां था उसने तीनों वर्गों की जो प्रतिनिधि सभा, जो संयुक्त बैठक की जिसकी डिमांड कर रहा था तृतीय वर्ग, उसको अनुमति दे दी। अब राजा की अनुमति मिल गई, राजा की मान्यता मिल गई, तो सभा क्या हो गई, वैधानिक हो गई। तो सभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करके देश के संविधान का निर्माण करने का अपना लक्ष्य बनाया कि हम देश का संविधान बनाएंगे। और उसी टाइम पे जनता थी, उसमें एक अफवाह फैल गई कि जो बास्तिल का जो किला है, फ्रांस में है बास्तिल दुर्ग, बास्तिल के किले में राजा ने हथियार रखे हुए, शस्त्रों का भंडार जमा किया हुआ है। हालांकि उसमें कैदियों को रखा जाता था। और लुई 16वें ने, अर्थशास्त्री जो था उनका जो नेकर, जो ये अर्थशास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ग पर कर लगाने की बात कर रहे थे, तो उनमें से एक नेकर था, तो नेकर को बर्खास्त कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया पद से। और नेकर को जनता अपना समर्थक मानती थी। कौन जनता? जो तृतीय वर्ग के जो थे, किसान, मजदूर वगैरह, व्यापारी और कलाकार लोग, ये जो थे ये नेकर को जनता का समर्थक मानते थे। और राजा ने उसको पद से हटा दिया। और उसी समय ये खबर भी फैली कि जो बास्तिल का किला है उसमें शस्त्र जमा कर रखे राजा ने। तो 14 जुलाई 1789 ये तारीख फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख को 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर हमला कर दिया और उस किले में जितने भी दरवाज़ा तोड़ दिया और जो किले में कैदी वगैरह थे उनको मुक्त कर दिया। जो बास्तिल, इसको बास्तिल का पतन बोलते हैं। और यही जो 14 जुलाई का दिन है ये फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण बना, स्टेट जनरल की बैठक और ये जितना भी ड्रामा हुआ है। ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण हमने देखे हैं। ये क्लास आगे और कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम उसके अलग अलग चरणों को देखेंगे, क्रांति को, कि आगे कैसे बड़ी क्रांति, फिर नेपोलियन आएगा और सारा हम देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और ये क्लास जो बड़ी परीक्षाएं होती है, MPPSC, UPSC, नेट, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो ये आपको चैप्टर समझाने के पर्पज़ से है। आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेगी और अच्छे समझ में भी आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।